हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कटेट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हम लोग जो है यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिसका शेड्यूल आप लोग को पता है कि जारी हो गया है। कहाँ कहाँ पे जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एग्ज़ाम होगा और कितने कैंडिडेट्स जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जो हैं शामिल होंगे। ये सारी डेटा जो है ऑलरेडी जारी हो चुकी है, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम लोग जो है अभी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है देखे हैं। हम टोटल जो है 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे इस वीडियो। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट जो है देखेंगे हम लोग। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम में जो है 37 या 38 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है बना हुआ है। और ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसको मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक कटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने अभी तक जो है जो पिछले 3 सेट्स जो है करवाए हैं मैंने, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जो है उस सेट्स को भी देख सकते हैं। और ये जो है मैं 20 तारीख से पहले जो है 10 सेट करवा दूंगा टोटल। तो ये हमारा चौथा सेट है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है कहाँ पर स्थित है या फिर स्थापित है। श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में जो है श्रावस्ती आश्रम स्थित है। बिठूर कहाँ पे है? तो ये कानपुर नगर के पास जो है कानपुर शहर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है बिठूर। कानपुर शहर से स्थित 21 किलोमीटर दूर जो है ये उत्तर पश्चिम में स्थित आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो वाल्मीकि आश्रम है वो आपका चित्रकूट में भी स्थित है। लेकिन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और आप लोग को पता है कि कानपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे जो है स्थित है। यदि पूछ ले आपका गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है, तो वो आपका कानपुर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है आपका हस्तिनापुर है, जिसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे पहला आप लोग को पता ही होगा कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे पहला अभ्यारण्य है, जो कि 1957 में इसकी स्थापना आई थिंक हुई थी। इसे भी आप लोग देखिएगा यदि करेक्ट है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इसे आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद या फिर प्रयागराज। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले और कौन कौन से ज़िले हैं, तो सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, रायबरेली, प्रयागराज, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन मेनली जो है आप 2 को जो है याद रखिएगा, एक प्रतापगढ़, एक सहारनपुर, इन दोनों को याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न में जो है पूछा जाता है ऑलवेज जो है वो प्रतापगढ़ ही पूछा जाता है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, इसे कट करता हूँ, एक सेकेंड, आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के अनुसार ही ये कर रहे हैं जल्दी में, ठीक है, ताकि जो है आप लोग इससे रिकॉल भी कर पाएँ, अपना रिवीजन भी कर पाएँ और आप लोग को पता भी लग जाए कि हमने अभी तक कितना जो है पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बढ़ैया नृत्य या फिर राई नृत्य।
तो देखिए ये जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य। राई नृत्य जो है एक बार यूपी पुलिस में जो है पूछा जा भी चुका है। उसके बाद से ये देखिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि ये भी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है एक नृत्य है, रवाला और बढ़ैया और राई। डांडिया आप लोग को पता है कि ये कहाँ का है, गुजरात का है नृत्य है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र का जो है सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्योंकि ऑप्शन नीचे हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है स्थित है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो 1986 आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है। तो आपको बताना है कि ईरान की मुद्रा क्या है, पीसो है, डोंग है, रियाल है या फिर लारी है। तो आपको देखिए किसी भी देश की कैपिटल करेंसी और जो देश कंट्री है तो CCC रूल से आपको याद रखना है। पहले आपको कंट्री का नाम याद रखना है यानी देश का नाम, उसके बाद से कैपिटल के बाद से कंट्री के बाद से कैपिटल आपको याद रखना है, राजधानी, उसके बाद से करेंसी जो है मुद्रा का याद रखना है। तो CCC रूल के अनुसार जो है किसी भी देश का यदि आप याद करते हैं तो एक साथ ही याद करिएगा। ऐसे ईरान की कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है तो तेहरान जो है, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी तो पीसो हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी इसकी करेंसी आप लोग बताइए क्या हो जाएगी इसकी। तो ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है, तेहरान है, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी ये पीसो ना होकर क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। पीसो किसकी आप लोग बताइए कि पीसो जो है किसकी करेंसी है। तो क्या बोलते हैं, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, और उसकी करेंसी क्या है, पीसो। तो ये फिलीपींस की हो जाएगी। और डोंग किसकी आप लोग बताइए, डोंग। तो वियतनाम का क्या होता है, वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई, और उसकी करेंसी क्या है, डोंग है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका जॉर्जिया की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, टिबिलिसी, और करेंसी क्या होती है, लारी। तो इसे भी याद रखिएगा। तो जॉर्जिया की करेंसी क्या, कैपिटल क्या है, टिबिलिसी, और करेंसी क्या है, लारी। तो ये सारी मैंने बता दी। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है रियाल हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ईरान की मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। तो देखिए पहली महिला कुलपति हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कौन है। बेगल सरीन, सबा नियाजी, या फिर जो है नुइया खातून, या फिर नफीसा बानो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अलीगढ़ की जो बनी है क्या चांसलर है ना, तो यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी चांसलर जो बनी है वो आपकी बनी है नईमा खातून। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, नईमा खातून जो है इसकी पहली चांसलर बनी है, ठीक है। पहली महिला चांसलर बनी है कौन सी, नईमा खातून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कौन सा बैंक IIBX इंडिया, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य यानी TCM बनने वाला पहला बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक जो है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI जो है इसका सदस्य बनने वाला प्रथम बैंक बन गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मई 2024 में रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक का क्या नाम है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक का कौन सा पुस्तक पूछा है। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक का क्या नाम है। तो बताइए आप लोग जो है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए विष्णु शर्मा ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, मणिकांत त्रिपाठी, और अगला ऑप्शन है आपका पंडित आचार्य आनंदवर्धन, या फिर इसका अगला जो ऑप्शन है वो है आपका
रामभद्राचार्य। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है पंडित आचार्य आनंद वर्धन जो है इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो है पंचतंत्र के हो जाएंगे विष्णु शर्मा और रामचरितमानस के कौन से हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे देखिए यहाँ पे अप्रैल 2020 में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, इसे अप्रैल 2024 में शुरू किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये 24 होगा। ठीक है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। तो कुवैत में जो है ऐसा किया गया है। ठीक है, हिंदी प्रसारण के लिए जो है कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से FM जो शुरू हुए हैं 93.3 और इसके अलावा जो शुरू हुआ है वो है 96.3। इस पे जो है हिंदी का प्रसारण जो है कुवैत में किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा और इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये 20 ना होकर 24 में अभी शुरू किया गया है 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। अप्रैल 2024 में जारी पहले विश्व, ठीक है, देखिए पहले विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10वां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका देखिए 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष पूरा किया है। तो आपको बताना है कि जो है ऑपरेशन मेघदूत ने अपना कौन सा वर्ष पूरा किया है। तो ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए चलाया गया था ये भी आपको बताना है। तो अभी जो है फ़िलहाल इसने जो है अपना 40वां एक सेकेंड कभी कभी कुछ और दब जाता है। तो देखिए 40वां जो है स्थापना दिवस अभी जो है इसका वर्ष पूरा हुआ है। मेघदूत ऑपरेशन जो शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था तो 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1984 को जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत किस लिए चलाया गया था तो सियाचिन पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है चलाया गया था। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल जो है इतिहास में किस डेट के लिए जाना जाता है इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है। वृक्ष की यदि विधि जाननी है कि वृक्ष जो है कितने साल का हो गया है तो किस विधि से हम लोग बता पाएंगे। उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसकी शाखाओं को गिनकर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसके वार्षिक वलयों को जो है गिनकर जो है हम लोग बता सकते हैं कि वृक्ष की उम्र कितनी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न आपका प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट है सुश्रुत, ऑप्शन सेकेंड है भरत मुनि, ऑप्शन थर्ड है कालिदास, ऑप्शन फोर्थ है आपका पाणिनि। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अभी तक जो है अब व्यू नहीं आ रहे हैं और लोग जो है कम सब्सक्राइबर देख कर भी जो है लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, क्योंकि सोचते हैं ये तो कम सब्सक्राइबर हैं और क्या ही इसमें कॉन्टेंट होगा। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसके सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए प्लीज़। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। देखिए यहाँ पे बताना है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो है कौन था, आपको बताना है इसमें से, है ना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा S.N. सेन। ठीक है, S.N. सेन जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। सुरेंद्र नाथ सेन जो है ये थे। इनके द्वारा जो है एक पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, 1857 जो है प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि भारतीय
देखिए पहला ऑप्शन है, पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था। भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पहली बार लोक सेवा सिविक भारत में पहली बार लोक सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानसभा की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आयकर है, आयकर क्या है? एक वृत्ति कर है, आयकर क्या है? एक वृत्ति कर है, एक प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर जो होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब जो है ये कर जिस पे लगाया जाता है वही व्यक्ति जो है इस कर को पे करता है, तो उसे आयकर कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 1917 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो बताइए कि 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड की क्रांति जो है संबंधित है भूरी क्रांति से, स्वर्ण क्रांति से, श्वेत क्रांति से या फिर हरित क्रांति से। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है श्वेत क्रांति, है ना। इसे दुग्ध क्रांति भी हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, ये बार बार उस पर क्लिक हो जा रहा है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये होगा आपका, MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि MS स्वामीनाथन को जो है किसके जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के रूप में, या फिर भारत में क्रांति, भारत के संविधान के रूप में के लिए जाना जाता है, या फिर भारत में हरित क्रांति? तो MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के लिए जो है जाना जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में आपसे यदि पूछ ले तो कौन हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक? तो ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना शुभारंभ किया है? तो बताइए कौन सा मंत्रालय जो है वो व्यापार अवसंरचना शुभारंभ किया है निर्यात के लिए? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। और आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। ये जो है आपके निर्यात को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए शुरू किया गया एक संरचना है, और ये राज्य सरकारों के सुविधाजनक के लिए भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप जो है मंत्रालय को जो है देख लीजिएगा किस मंत्री को जो है कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, क्योंकि इस बार थोड़े चेंज हुए हैं, हो सकता है देखने को मिल जाए। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में बाल लिंग अनुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किस वर्ष से किस वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को जो है इसमें शामिल किया जाता है गणना में? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है इसमें शामिल किया जाता है बाल लिंगानुपात के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो आपको बताएं कि जो है किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन जो है आपका भारत का हिस्सा है? जॉनसन सीमा रेखा, रेडक्लिफ सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर मैकडोनाल्ड रेखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए इस टाइम जो है कौन सी रेखा थी? तो अक्साई चीन को भारतीय नियंत्रण जॉनसन जो रेखा है उसके द्वारा हम लोग, यहाँ पे देखिए मात्रा है यहाँ पे ये वाली, जॉनसन सीमा रेखा के माध्यम से हम लोग अक्साई चीन जो है भारत का हिस्सा है पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, कोरिंगा गरान वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कोरिंगा गरान वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल? तो कोरिंगा गरान वन जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के दलदली क्षेत्र में जो है ये वन पाए जाते हैं, इन्हें गरान वन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा किस मंडल में मौजूद है? समताप मंडल में, जल मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर मध्य मंडल में? तो जो ओजोन की सबसे अधिक मात्रा मौजूद है वो आपका
समताप मंडल में मौजूद है ना। ओजोन की जो परत है वो पराबैंगनी किरणों से जो है हमें बचाती है, जो कि पृथ्वी पे आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें जो हैं आपकी कैंसर के लिए जो है कैंसर उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो कैंसर से बचाती है इनडायरेक्टली, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन परत हमारी बचाती है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा मंत्रालय जो है वो आपका संगठन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट जो है जारी करता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग टेस्ट की तरह देख रहे हैं, इसलिए जो है हम डायरेक्टली जो है आंसर को देख रहे हैं, ताकि जल्दी से जो है वीडियो खत्म हो जाए और आप लोग देख भी पाएँ कि जो है इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है, आप कितना पढ़े हैं ये भी आप रिकॉल कर पाएँ, अपने टेस्ट चेक भी कर पाएँ अपने आप को, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? संयुक्त प्रांत के जो है, देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। सर होरमा सजी फिरोज शाह मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, श्री वराहगिर वेंकटगिरी, डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है होरमा सजी फिरोज शाह मोदी जो हैं पहले जो हैं राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश का जब नाम जो है संयुक्त प्रांत के बाद जो है उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, उसके बाद से जो राज्यपाल प्रथम राज्यपाल बने थे वो थे आपके सर होरमा सजी फिरोज शाह मोदी, ठीक है। तो इसे HP मोदी भी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये कब से कब तक थे? तो 2 मई 1949 से लेकर आपका 1 जून 1952 तक जो है ये राज्यपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी जनरेशन के लिए सेकंड जनरेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयोग किया गया था? तो पहले में आप लोग को पता है कि कौन सा वैक्यूम का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग हुआ था। थर्ड में जो है IC सर्किट का जो है उपयोग हुआ था, और फोर्थ में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट हमसे सेकंड पूछ रखा है ट्रांजिस्टर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, BBM प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? तो इसका देखिए आपको फुल फॉर्म पूछ रखा है। BBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लैकबेरी मैसेंजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर होगा ब्लैकबेरी मैसेंजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? खाड़ी सहयोग परिषद, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, या फिर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा जो है एकजुटता स्थिरता पर समझौता किया गया था। ये जो है सऊदी अरब में जो है इस पर समझौता हुआ था। कहाँ पे? सऊदी अरब में, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपसे पूछ रखा है कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर, या फिर 10 अक्टूबर। तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो आपका 10 जनवरी जो है हो जाएगा। तो 10 जनवरी जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 सितंबर जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक होता है। तो जिला स्तर पर जो है जिला पंजीयक कौन होता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि जिला कलेक्टर जो है होता है, DM जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और योजना सारांश द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।
मतलब किसी भूमि को यदि गवर्नमेंट जो है अधिग्रहण करती है तो उसका जो है सार्वजनिक नोटिस जो है किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये इस प्रश्न का मतलब है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सार्वजनिक रूप से जो है लेटर जारी किया जाएगा अधिग्रहण से संबंधित भूमि के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा प्रयुक्त शब्द नहीं है। कौन सी जो है आईटी एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा प्रयुक्त नहीं होती है, मतलब आईटी अधिनियम के तहत जो है ये नहीं आता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर को जो है शामिल किया गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं शामिल किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, जिसको नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से हम लोग जो है ईमेल जारी किए जाने का पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब पूछ लेता है आपसे कि भारत एक गणतंत्र देश है, तो इसका मतलब क्या है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था है। भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पे जो है लोकतंत्र के माध्यम से जो है अब जो है जो सरकारें हैं वो चुनी जाती हैं। ठीक है, तो इस पे जो है किसी वंशानुगत का जो है शासन नहीं होता है। जनता के द्वारा जो है अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें लोक गणतंत्र राज्य में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल एक में उल्लिखित सदस्य, केवल एक और दोनों में उल्लिखित सदस्य। तो आपको बताना है कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो निर्वाचित दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य जो जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है ना। तो बताइए आप लोग, जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है शक्ति का बंटवारा किया गया। आप लोग को पता ही है 3 प्रकार की जो है सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अलग अलग जो है संघ सूची पे जो है केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, और ऐसे ही राज्य सूची पे जो है राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पे जो है दोनों का अधिकार जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है केवल संसद को जो है परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए ये आपका आखिरी प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है पहले निम्नलिखित प्रश्नों में समानता ज्ञात करें। आपको समानता बताना है कि किसमें कौन सी समानता है, टमाटर, अमरूद और तरबूज संतरा में। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए आपको बताना है कि समानता कौन सा है इसमें। ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं, इनके अंदर बड़े बीज होते हैं, ये भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये सभी जो हैं फल हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न।
चलिए ऐसे ही हमने 4 जो है सेट देख लिया है। आप जो है नहीं देखें तो चारों सेट जो है देख लीजिए। बाकी जो है 20 तारीख से पहले पहले जो है सारे सेट जो है 10 सेट, अभी 6 सेट बचे हैं, वो सारे मैं करवा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।